उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम जानते हैं भारत में नियोजन प्लानिंग इन इंडिया। भारत में नियोजन को हम 5 चरणों में बांट के पढ़ते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पंचम चरण। अब ये पांचों चरणों को एक एक डिटेल में आप समझिए, बोर्ड में आराम से सुनिएगा, आराम से समझिएगा, हर एक चीज, एक एक वर्ड, की पॉइंट्स पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जब हम भारत में नियोजन को पढ़ते हैं तो भारत में नियोजन को हम 5 चरणों में मुख्यतः बांट के पढ़ सकते हैं। कितने चरणों में? 5 चरणों में। प्रथम चरण 1951 से 1951 से 1966 तक का समय। ठीक है, जहां एक से यानी पहली से तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, एक से तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रथम चरण में शामिल है। द्वितीय चरण में यानी दूसरे चरण में दूसरे चरण का जो समय सीमा है कितना है? 1969 से 1990, 1969 से 1990 तक का समय, जहां पे चौथी से सातवीं पंचवर्षीय योजना लागू रही। ठीक है, तीसरा चरण है तृतीय चरण, जो कि है 1992 से 1992 से 2017 तक का समय, जहां 8वीं से 12वीं तक की पंचवर्षीय योजना लागू रही है। ठीक है, 5 ईयर प्लान, FYP का मतलब होता है 5 ईयर प्लान। ठीक है, चौथा हम देखते हैं, चौथा चरण जब हमारा नीति आयोग शुरू हो जाता है, 2017 से नीति आयोग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारा चौथा चरण नीति आयोग का है। जब हम 5वें चरण में आते हैं तो 5वां चरण अमृतकाल। ठीक है, जिसका समय कितना है? 2022 से 2047, 2022 से 2022 से 2047 तक का समय। ठीक है, अच्छा बीच में जो टाइमलाइन बच रहा है, यानी 1966 से 1969 तक का जो समय था, ये जो स्टार हमने मार्क किए थे, ये बीच में जो टाइम ईयर बच रहा है वो उसको इंडिकेट कर रहा है कि बीच के जो साल है वो क्या हुआ उस दौरान। तो 1966 से 1969 तक का, 1969 तक का जो समय था, वहां अवकाश योजनाएं लागू रही। कौन सी? अवकाश योजना। 1990 से 1992 के बीच में कौन सी योजना लागू रही? अवकाश योजना। तो इस प्रकार 2 अवकाश योजनाएं हो गई, मतलब ओवरऑल तो 5 हुई। यहाँ कितनी हुई? 3 साल के लिए, और यहाँ कितनी हुई? 2 अवकाश योजनाएं। ठीक है, 1978 से 1979 के बीच, 1978 से 1979 में अनवरत योजना लागू रही, जो जनता सरकार द्वारा लागू किया गया। हालांकि उनके द्वारा बोला गया कि यह अवकाश योजना है, लेकिन देखा गया कि ये अनवरत योजना है। ठीक है, तो ये है भारत में नियोजन, जो हम 5 चरणों में हम देखें। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। अब नियोजन क्या है आपने जान लिया ना पिछली क्लास में, नियोजन के प्रकार। अब हम इन 5 चरणों को डिटेल से एक एक पढ़ते हैं, उनकी विशेषता पढ़ते हैं, और साथ में जिस चरण में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भारत में नियोजन को हम 5 चरणों में जैसे कि हमने बांटा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम चरण को। ठीक है, तो पहले प्रथम चरण का समय देखते हैं कितना है। प्रथम चरण का समय 1951 से 1951 से 1966 तक का समय। ठीक है, जहां 1 से लेकर 3 तक की पंचवर्षीय योजनाएं लागू रही, 1 से तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो प्रथम चरण की विशेषता क्या है? पहले ओवरऑल इसकी विशेषता जानते हैं, फिर हर एक चरण में जो पहली पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, उनकी विशेषता जानेंगे। ठीक है, हर चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकती, बोर्ड बहुत छोटा है और मुझे बार बार लिखना मिटाना मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, आप सुनिए, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट करते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट मैं बोलूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि स्पीच जैसे दे रही हूँ आप लिख सकें, ऐसा बोलूंगी। ठीक है, तो प्रथम चरण की विशेषता क्या है? यहाँ पर देखो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है कि केंद्रीकृत नियोजन लागू था, यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था। दूसरा क्या विशेषता इसकी? सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तीसरी हम देखते हैं कृषि एवं औद्योगिकरण के विकास पर विशेष बल दिया गया। चौथा हम देखते हैं उद्योगों में लाइसेंस व परमिट राज की शुरुआत होती है। तो ये प्रथम चरण की विशेषता है। ठीक है, प्रथम चरण में पहली पंचवर्षीय योजना को अब समझते हैं। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब हम एक एक जो योजना है उसके बारे में, उसकी विशेषता पढ़ते हैं और उस समय घटित होने वाली घटना पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो उद्देश्य था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था जो 1951 से 1956 तक था? कृषि विकास पर जोर देना। किस पर? कृषि विकास पर जोर देना। ठीक है, और इस वक्त घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटना क्या थी? पहली, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1952 में, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरा, बड़े बांध का निर्माण होता है, जैसे भाखड़ा लागल और हीराकुंड बांध। ठीक है, तो ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की विशेषता हो गई। उसका उद्देश्य क्या था वो हो गया, मतलब घटना क्या घटित हुई वो हो गया, और उसकी उद्देश्य क्या था। अब हम आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जिसका समय कितना है? 1956 से 1961, 1956 से 1961 तक का। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है हमारी, वो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। किस पर? महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिकरण पर बल देना। किस पर? औद्योगिकरण पर बल देना। अब इस वक्त जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उनको समझिए। पहला, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में जो घटना घटित हुई उनको समझिए। पहला घटना क्या है कि दूसरी औद्योगिकरण नीति लाई गई। ठीक है, 1956 में, क्योंकि पहली औद्योगिकरण नीति कब लाई गई थी? 1948 में लाई गई थी, आजादी के बाद। तो दूसरी औद्योगिकरण नीति लाई गई दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में, 1956 में। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है? उद्योगों में लाइसेंस व परमिट राज की स्थापना हुई या शुरुआत की गई।
तीसरा हम देखते हैं कि भारत में टपकन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? टपकन, टपकन, ठीक है, टपकन सिद्धांत, इसी को बोलते हैं ट्रिकल डाउन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? ट्रिकल, ट्रिकल, ठीक है, ट्रिकल डाउन। तो भारत में टपकन सिद्धांत या ट्रिकल डाउन सिद्धांत की क्या हुई? शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? समृद्धि दर को बढ़ाना और गरीबी को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान और कौन सी घटना हुई। इस योजना का उद्देश्य था औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर समृद्धि दर को बढ़ावा देना, और इसी दौरान हम देखते हैं कि दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो और राउरकेला में स्टील प्लांट की भी क्या हुई? शुरुआत हुई। किस दौरान? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। पांचवें हम इसकी घटना देखते हैं और उद्देश्य देखते हैं कि चितरंजन कोच फैक्ट्री जो कि बंगाल में है और इंटीग्रल कोच, ठीक है, जो कि अंडाल में है, की स्थापना की गई, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आप समझ गए और उसकी विशेषता यानी उस वक्त महत्वपूर्ण जो घटना हुई। अब हम आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? सेल्फ रिलायंस। क्या उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का? सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता, ठीक है। सरकार द्वारा आयात प्रतिस्पर्धा नीति को अपनाया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसका अर्थ है अधिकांश वस्तुओं का निर्माण देश में ही हो तथा केवल उन्हीं वस्तुओं को क्या किया जाए? आयात किया जाए जिनका निर्माण देश में संभव नहीं है, ठीक है। यह मतलब होता है आत्मनिर्भरता का, यह मतलब था तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसका उद्देश्य था। तो इसी दौरान, किस दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962 में भारत चीन युद्ध भी हुआ। 1962 में देखते हैं इंडो और चाइना युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। 1966 में बंगाल उड़ीसा में भयंकर अकाल आया। यानी इस वक्त जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई वो हम देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में। उद्देश्य तो आप समझ गए, आत्मनिर्भर होना। अब ये हमारा प्रथम चरण समाप्त होता है, ठीक है। प्रथम चरण में तीनों आपने योजनाएं समझ ली, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, और इस वक्त कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई आपने उनको भी जान लिया। अब इसके बाद समय आता है 1966 से 1969 का, 1966 से 1969 तक का समय, ठीक है। इस वक्त अवकाश योजना रही, यानी इस बीच कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। तो कौन सी योजना थी? अवकाश योजना थी, हॉलीडे प्लान था, जिसकी उपलब्धि क्या रही? हरित क्रांति की प्राप्ति, ठीक है। ये हमारी इसकी उपलब्धि रही, किसकी? अवकाश योजना, जो 1966 से 1969 तक चली, ठीक है। एक और बात, जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में 1964 में 1964 में आईडीबीआई की भी स्थापना हुई। किसकी? आईडीबीआई, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई। यह प्रथम चरण की घटना में प्रमुख घटना एक और थी, ठीक है। अब हम समझते हैं द्वितीय चरण। तो अब हम द्वितीय चरण को देखते हैं। द्वितीय चरण का समय कितना है? 1969 से 1969 से 1990 तक का समय, ठीक है। यहां चौथी से सातवीं पंचवर्षीय योजना रही, यानी चौथी से सातवीं तक की पंचवर्षीय योजना का इसमें सम्मिलित है द्वितीय चरण में, ठीक है। दूसरे चरण में 4 से 7 तक की पंचवर्षीय योजना शामिल की गई है, ठीक है। तो पहले हम द्वितीय चरण की क्या पढ़ लेते हैं? विशेषता पढ़ लेते हैं, ठीक है। द्वितीय चरण की ओवरऑल विशेषता पढ़ते हैं, फिर ये जो चौथी चरण की चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं, 6वीं, 7वीं, इनकी अलग अलग विशेषता पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ओवरऑल द्वितीय चरण की विशेषता हम समझते हैं, ठीक है। तो पहली विशेषता केंद्रीकृत नियोजन, ठीक है, केंद्रीकृत नियोजन था किसमें? द्वितीय चरण में। दूसरा हम देखते हैं 1980 में निर्यात आधारित नीति को शुरू किया गया द्वितीय चरण में, ये इसकी विशेषता है। निर्यात आधारित नीति को शुरू करने का उद्देश्य यह नहीं था कि हम निर्यात करके जो हमें प्राप्त होगा हम उससे आयात करेंगे, नहीं, इसका उद्देश्य था फॉरेक्स को बढ़ाना। क्या उद्देश्य था? फॉरेक्स को बढ़ाना, ना कि निर्यात करके आयात करना, ठीक है। तो 1980 में निर्यात आधारित नीति को शुरू करना, ये इसकी विशेषता थी। तीसरा हम देखते हैं 1973 में, यानी जो द्वितीय चरण की विशेषता है, तीसरी विशेषता क्या है? 1973 में फेरा कानून, 1969 में 1969 में एमआरटीपी कानून, तथा 1969 में ही हमने पढ़ा था ना बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंक जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। इसके द्वारा सरकार का उद्योगों पर क्या हुआ? नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया, ठीक है। इसका मतलब सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही किस वक्त? द्वितीय चरण में, ठीक है। तो ये द्वितीय चरण की कुछ ओवरऑल विशेषता थी। अब अगर द्वितीय चरण की हम ओवरऑल घटना जाने कि द्वितीय चरण में और घटनाएं क्या क्या हुई, तो वही हमने बोला कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, 1969 में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। एमआरटीपी कानून लाया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। फेरा कानून लाया गया 1973 में। परिवार नियोजन लाया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। पहला परमाणु परीक्षण भी होता है 1974 में। आरआरबी की स्थापना होती है 1975 में। आईआरडीपी की भी क्या होती है? स्थापना होती है। आईआरडीपी मतलब समन्वित विकास ग्रामीण कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईआरडीपी की स्थापना भी होती है इसी वक्त। यह घटना घटित होती है। साथ में हम देखते हैं काम के बदले अनाज योजना की भी क्या होती है? शुरुआत होती है कब? द्वितीय चरण में। और देखते हैं कि नेहरू योजना, ठीक है, इसके तहत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को भी क्या किया गया? शुरू किया गया, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है।
फिर देखते हैं कि जनता सरकार द्वारा अनवरत योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि नाबार्ड की स्थापना भी होती है 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में। और देखते हैं कि 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है, द्वितीय चरण में। और हम देखते हैं कि एक्सिम बैंक की स्थापना भी होती है 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। निर्यात आधारित जो नीति थी 6वीं पंचवर्षीय की शुरुआत होती है, निर्यात आधारित नीति की भी शुरुआत होती है 6वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी निर्यात को और अधिक बढ़ावा दिया गया। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आवासीय बैंक की स्थापना होती है 1988 में, ठीक है। तो ये द्वितीय चरण की विशेषता थी और उसके बाद क्या थी, घटना थी, महत्वपूर्ण घटना। अब हम जानते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, जिसका समय था कितना है चौथी पंचवर्षीय योजना का, फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 का बीच का समय है चौथी पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना और समता पर बल देना। स्थिरता के साथ आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना और समता पर बल देना, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना को हम देखते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन पर बल देना और इसी वक्त गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। हम 6वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, उससे पहले हम देखते हैं कि बीच में गैप है 1978 से 1989 1979 के बीच कौन सी योजना चलाई गई, हमारी अनवरत योजना चलाई गई, ठीक है, जो जनता सरकार द्वारा लाई गई थी, ठीक है। तो जनता सरकार द्वारा अनवरत योजना चलाई गई। फिर हम आते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का समय कितना है, 1980 से 1985 के बीच में, ठीक है, 1980 से 1985 के बीच का 6वीं पंचवर्षीय, जिसका उद्देश्य क्या था, निर्धनता उन्मूलन और देश में आधारभूत संरचना का निर्माण। अब हम आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, जहां पे क्या था, जिसका समय कितना है, 1985 से 1990 1985 से 1985 से 1990, जिसका उद्देश्य क्या था, आधुनिकीकरण यानी सूचना की क्रांति, ठीक है, इत्यादि को बढ़ावा देना, जैसे सैम पित्रोदा द्वारा, ठीक है। तो आधुनिकीकरण, सूचना की क्रांति किसने दी थी, सैम पित्रोदा द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, आधुनिकीकरण, ठीक है। तो ये द्वितीय चरण और प्रथम चरण की क्या थी, विशेषता थी, महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब हम समझते हैं तृतीय चरण को। अब तीसरे चरण की हम बात करते हैं, लेकिन तीसरे चरण की बात करने से पहले हम देखते हैं कि बीच में कुछ गैप है। गैप कैसे, 1990 से 1992 में बीच में अवकाश है। तो यहाँ पे कौन सी योजना थी, अवकाश योजना, ठीक है। हॉलीडे प्लानिंग थी, जिसकी कुछ उपलब्धियां थी। क्या उपलब्धियां थी, एलपीजी सुधार लागू हुआ, सिडबी की स्थापना हुई, रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, अवकाश योजना 1990 से 1992 के बीच में रही, जिसकी कुछ उपलब्धियां थी, एलपीजी सुधार, सिडबी की स्थापना, रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन, ठीक है। तो अब तीसरे चरण की हम कुछ विशेषता जानते हैं। पहले तीसरे चरण का हम समय जानते हैं। तीसरे चरण का समय कितना है, 1992 से 2017, ठीक है, 1992 से 1992 से 2017। और यहाँ कौन सी पंचवर्षीय योजना, कितनी पंचवर्षीय योजना थी, 8वीं से 12वीं तक की पंचवर्षीय योजनाएं हैं। 8th से 12th तक की 5 ईयर प्लान शामिल है इसमें, किसमें, तीसरे चरण में, ठीक है। तो तीसरे चरण की हम कुछ विशेषता पढ़ते हैं, विशेषता जानते हैं। ओवरऑल तीसरे चरण की पहले जानते हैं कंक्लूसिव वे में, ठीक है। तो तीसरे चरण की पहली विशेषता, नियोजन की प्रकृति में बदलाव किया गया, यानी इसे केंद्रीकृत के स्थान पर विकेंद्रीकृत किया गया। सेंट्रलाइज था ना पहले, उसको अब हमने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया और निर्देशात्मक को अपनाया गया, ठीक है। डिसेंट्रलाइज और इंडक्टिव प्लानिंग को अपनाया गया, निर्देशात्मक प्लानिंग को अपनाया गया। नियोजन के निर्माण में राज्यों और पंचायती राज संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषता कि सरकार की भूमिका केवल नियोजन के निर्माण में, जबकि उसे लागू करने का कार्य निजी क्षेत्रों को सौंपा गया। अगली विशेषता, लाइसेंस राज यानी परमिट राज को समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1999 में 1999 में फेरा कानून को समाप्त कर दिया गया। हमने देखा फेरा कानून लाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, सॉरी दूसरे चरण में फेरा कानून जो लाया गया था उसको तीसरे चरण में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फेरा की जगह फेमा को लाया गया। पहले फेरा था और इसको समाप्त कर दिया गया तीसरे चरण में, ठीक है। और क्या लाया गया, फेमा लाया गया, ठीक है। फेरा को समाप्त करके फेमा कानून लाया गया। 1998 में 1998 में एमआरटीपी कानून को समाप्त कर दिया गया तथा वर्ष 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। किसका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। तो ये हमारे तीसरे चरण की क्या थी, विशेषता थी। अब हम हर एक स्टेप में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले पढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना को, 8th 5 ईयर प्लान, जिसका समय कितना है, 1992 से 1997 1997। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था रोजगार में वृद्धि, गरीबी में कमी, मानव संसाधन के विकास पर बल, ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया जाए, इस पर बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 1997 से 2002
और 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 2002 से 2007, ठीक है, इन दोनों का उद्देश्य सेम था। क्या था? आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ाना। आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ाना, ये 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब हम देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका क्या उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय कितना है? 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेशी विकास पर बल देना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर बल देना, यानी सबका साथ सबका विकास हो। 12वीं पंचवर्षीय योजना को हम देखते हैं अत्यधिक तीव्र समावेशी और संपोषणी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय है 2012 से 2017, जिसका उद्देश्य था अत्यधिक तीव्र समावेशी विकास और संपोषणी विकास, ठीक है। अब हम इस वक्त घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटना जानते हैं, तीसरे चरण में, यानी 8वीं से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इनको जानते हैं। तो पहली घटना 1992 में, 1992 में सेबी को इस नियामक संस्था बनाया गया। सेबी को नियामक संस्था बनाया गया कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। वित्तीय क्षेत्र की शुरुआत की गई, वो भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, वो कब? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। साथ में हम देखते हैं FRBM कानून जो 2000 का था, वो हुआ कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अमेरिका में मंदी आई, जिसे वैश्विक वित्तीय संकट कहते हैं, ठीक है, कब आया? 2008 में, यानी किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA, आप इसको पढ़ चुके हैं ना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA आया कब? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। साथ में हम देखते हैं कि नरेगा की शुरुआत हुई 2006 में। 2006 का मतलब किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और बाद में नरेगा का नामकरण हुआ मनरेगा, वो कब हुआ? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 2009 में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो तृतीय चरण में घटित हुई, जिसमें 8वीं से 12वीं तक की पंचवर्षीय योजना शामिल है, किसमें? तृतीय चरण में। अब हम आते हैं चतुर्थ चरण में, फोर्थ स्टेज में। भारत में नियोजन में अब हम चतुर्थ चरण पढ़ते हैं। चतुर्थ चरण नीति आयोग द्वारा, चतुर्थ चरण में क्या हुआ कि नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन प्लान, 15 वर्षीय विजन प्लान, 7 वर्षीय रणनीति प्लान और 3 वर्षीय कार्य योजना यानी एक्शन प्लान का निर्माण किया गया। अब इसको डायग्राम से समझिए, ठीक है। ये क्या है? 3 वर्षीय रणनीति प्लान, ठीक है। फिर बड़ा एक और बनाइए गोला, उसमें लिखिए 7 वर्षीय क्या है? सॉरी 3 वर्षीय एक्शन प्लान, ठीक है, 7 वर्षीय रणनीति प्लान और 15 वर्षीय क्या है हमारा? विकास कार्यक्रम, विजन, ठीक है, विकास विजन, ठीक है, विजन प्लान। तो जब आप कुछ चीज बनाया करें, स्ट्रक्चर डायग्राम इनको करेंगे ना, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरे चरण की भी उपलब्धियां, उसकी विशेषताएं, उसमें उस वक्त घटित होने वाली घटनाएं, ये हुआ। अब हम आते हैं अपने 5वें चरण में। 5वें चरण का जो समय है वो कितना है? 5वें चरण का जो समय है वो कितना है? 2022 से 2047, 2022 से 2047 तक का समय 5वें चरण को बोला गया, ठीक है। इसे सरकार द्वारा अमृत काल की संज्ञा दी गई। किसे? 5वें चरण को सरकार द्वारा अमृत काल की संज्ञा दी गई। आपने 2022 से खूब सुना होगा अमृत काल, अमृत काल, तो ये यही है, 5वां चरण है भारत में नियोजन का, ठीक है, प्लानिंग का। इसे सरकार द्वारा अमृत काल की संज्ञा दी गई। इस दौरान सरकार भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में क्या करना चाहती है? स्थापित करना चाहती है। भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प है। साथ ही साथ समृद्धि दर को बढ़ाकर, समृद्धि दर को बढ़ाकर, ये देखिए, समृद्धि दर को बढ़ाकर समावेशी विकास पर जोर देना चाहती है। समावेशी विकास के द्वारा हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना चाहती है, जो समृद्धि दर बढ़े, यानी विकास इंक्लूसिव हो, सबका विकास हो, ठीक है। यह विकास जो होगा वो कैसा होगा? पर्यावरणीय अनुकूल होगा, यानी हरित विकास होगा। और इसके लिए पर्यावरणीय विकास होगा, और इसके लिए सरकार ने क्या किया है? सप्तर्षि को चिन्हित किया है, सप्तर्षि को चिन्हित किया गया है। अब ये सप्तर्षि क्या है? कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें, कुछ ऐसे कंटेंट रखे गए हैं, कुछ ऐसा टारगेट, ऐसे लक्ष्य हैं जिनको सप्तर्षि का नाम दिया गया। वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? पहला, समावेशी विकास, यानी पर्यावरणीय अनुकूल विकास होगा, और पर्यावरणीय अनुकूल विकास हो इसके लिए सप्तर्षि को चिन्हित किया गया है। तो सप्तर्षि है क्या? समावेशी विकास। दूसरा क्या है? क्षमता विकास। तीसरा क्या है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। चौथा देखते हैं अवसंरचना और निवेश, ठीक है। 5वां देखते हैं हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं। 6वां है वित्तीय क्षेत्र। 7वां है युवा शक्ति, ठीक है, युवा शक्ति। तो ये जो 7 है, यानी ये सप्तर्षि को प्रोत्साहित करके सरकार द्वारा देश में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभ पर जोर दिया जाएगा। अब वो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है? ये है 3 महत्वपूर्ण स्तंभ। पहला, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो। दूसरा, विश्वकर्मा कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो योजना चलाई गई उसको बोला था विश्वकर्मा कौशल विकास। ठीक है, तो पहला महिलाओं का सशक्तिकरण, दूसरा विश्वकर्मा कौशल विकास, और तीसरा क्या है? युवा शक्ति को रोजगार। ये क्या है? 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यानी जो सप्तर्षि हैं इनको प्रोत्साहित करने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं वो ये क्या है? ये है महिलाओं का आर्थिक विकास, विश्वकर्मा कौशल विकास, युवा शक्ति को रोजगार। तो इनके आधार पर सरकार का प्रयास देश की जनसांख्यिकी लाभांश का सदुपयोग करना है। हम जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे आबादी वाला देश है, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या अपने आप में एक संसाधन होती है अगर उसका उपयोग सही तरीके से कर लिया जाए। तो सरकार चाहती है कि इन जनसांख्यिकी लाभांश का सदुपयोग किया जाए, यानी महिलाओं की भी भूमिका सुनिश्चित की जाए और यूथ को रोजगार दिया जाए, उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, देश का विकास किया जाए। ठीक है, उनका कौशल विकास कर, यानी महिलाओं का, युवाओं का रोजगार के अवसर देना है, जो ना केवल गरीबी को कम करेगा बल्कि आय की असमानता को कम करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। इसके लिए सरकार जनप्रतिनिधित्व की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहती है, यानी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहती है। इसीलिए सरकार हमेशा बोलती है सबका साथ सबका विकास, जो देश में ना केवल विकास में भागीदारी करेगा बल्कि उसे समावेशी भी बनाएगा। तो ये हमारा 5वां चरण था नियोजन का। भारत में नियोजन का 5वां चरण है जो अभी लागू है 2047 तक। इसी को बोला जाता है अमृत काल। मुझे उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी अच्छे से और आपके लिए ये बहुत प्रोडक्टिव रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।